हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मैनेजमेंट, नेचर, लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि ये साइंस होता है, आर्ट होता है या प्रोफेशन होता है। तो इसके अराउंड हमेशा एक डिबेट होती रहती है। अब अगर हमें डिटरमाइन करना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमें कंपेयर करना होगा उसकी मीनिंग फीचर्स को, मीनिंग और फीचर्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से एक्वायर्ड करते हैं, और ये एक्सप्लेन करता है कुछ जनरल ट्रुथ और जनरल लॉज को। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। वहीं मैनेजमेंट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है इस फीचर को, क्योंकि वो भी क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने बनाया है ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस क्या होता है? एक तरह का प्रिंसिपल होता है जिसको फर्स्ट डेवलप किया जाता है ऑब्जर्वेशन से, फिर उसे टेस्ट किया जाता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। अब जो ये फीचर है ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट भी इवॉल्व हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम के, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बट ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है ये प्रिंसिपल। मैनेजमेंट क्योंकि डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ जिनका बिहेवियर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चेंज होता रहता है, और हर ह्यूमन बींग्स आपस में सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट को हम एक एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, एक इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, इनको इसको पूरे यूनिवर्स में सेम माना गया है, और कोई भी सिचुएशन हो ये वही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं हर टाइम पे। तो ये भी फीचर जो है साइंस का, ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एकदम सेम एग्जैक्ट नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह। उनका एप्लीकेशन और यूज़ जो है यूनिवर्सल नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है सिचुएशन के हिसाब से। सेम प्रिंसिपल को हम सारे सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कॉन्क्लूजन क्या निकला ये कंपैरिजन का? अब हमने कंपेयर किया फीचर्स ऑफ साइंस को मैनेजमेंट के साथ, तो हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उसको हम एक एग्जैक्ट या एक्यूरेट साइंस नहीं कह सकते हैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री की तरह, बट हम लोग इसको एक इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट refers to skillful and personal application of systematic knowledge to bring desired result। आर्ट क्या होता है? स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है सिस्टमैटिक नॉलेज का, जिससे क्या आता है? डिज़ायर्ड रिजल्ट आता है। ये एक स्किलफुल एक्ट है, इसको हम एक्वायर्ड कर सकते हैं स्टडी, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के साथ। फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें भी हम कंपेयर करेंगे आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होता है वो बेस्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग और एक्टिंग इज़ वाइडली अवेलेबल। अब जो ये फीचर है आर्ट का, ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज का, जैसे कि प्रिंसिपल या टेक्निक्स वगैरह का। बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैनेजमेंट में बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जहाँ पे भी मैनेजर को
स्पेशलाइज होना होता है। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट क्या एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब लोग अपना मतलब नॉलेज जो है अपने ओन वे के हिसाब से लगाते हैं। आर्ट एक तरह का स्किलफुल एक्ट है और हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग होता है, क्योंकि हर लोग अपना मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से अपने वे में आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे दो डांसर्स का डांस अलग होगा, टू एक्टर्स हो गए या दो राइटर हो गए, सबका अपना आर्ट प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अब जो ये फीचर है आर्ट की, ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि हर मैनेजर की अपनी एक यूनिक वे होती है मैनेज करने की, पीपल को या किसी थिंग्स को। ऑल्दो सारे मैनेजर को सेम मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है उसका वे उनका अपना होता है। एक जो गुड मैनेजर होता है वो वर्क करता है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन के साथ। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट है उसमें क्या चाहिए, हमें बहुत रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली और स्किलफुल करने के लिए। आर्ट इम्प्रूव हो सकती है कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ही। अब जो ये फीचर है आर्ट का, ये भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मैनेजर भी अपनी मैनेजेरियल स्किल्स या एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है केवल रेगुलर एप्लीकेशन या प्रैक्टिस के साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी मतलब क्रिएट होता है। तो ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो होते हैं बेस्ड होते हैं सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे, बट जो एबिलिटी होती है ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में पुट करने की, ये मतलब एक सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल वन से डिस्टिंगाइज करता है, अलग दिखाता है। कंक्लूजन। अब फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट ने सेटिस्फाई किए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। तो इसीलिए हम ये राइटली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल के द्वारा काम करवाने का एक आर्ट है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, दोनों के एलिमेंट होते हैं, साइंस के भी आर्ट के भी। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस क्योंकि बिकॉज it has systematized body of knowledge which can be used to train the prospective and present managers। मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि ये भी एक क्या होता है, एक तरह का सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रेन करने को, जो अभी के मैनेजर हैं और जो आने वाले मैनेजर्स हैं उनको। मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अब मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी होता है क्योंकि ये डील करता है ऐप कि मतलब पर्सनल स्किल्स को कैसे अप्लाई करें ताकि कांस्टेंट प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो जो साइंस है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज और आर्ट जो है वो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के साथ। तो कोई भी एक एफिशिएंट या अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है केवल नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल है अगर उसके पास, और उसको अच्छे से उसे मतलब यूज़ करना नहीं आता है, उसके पास उसका प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल्स नहीं है, उसको क्रिएटिवली उसको यूज़ करना नहीं आए अगर तो इसीलिए मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर एक भी एलिमेंट कम है तो कोई भी एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Profession refers to an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted। प्रोफेशन क्या होता है, एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है जिसको करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसमें एंट्री भी हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला आ जाएगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं जिसको अक्वायर्ड किया जाता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब ये जो फीचर होता है प्रोफेशन का ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि मैनेजमेंट भी एक तरह से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या कॉन्सेप्ट है जिसमें थ्योरीज और प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। तो जो ये नॉलेज है मैनेजमेंट की ये भी अक्वायर्ड की जाती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बुक और जर्नल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं।
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक IIM। तो पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट को टॉट किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब सारे प्रोफेशन में एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर कोई एजुकेशनल डिग्री के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया में, तो कैंडिडेट को क्लियर करना पड़ेगा स्पेसिफाइड एग्ज़ाम को, जो कि कंडक्ट कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये फीचर है प्रोफेशन का, मैनेजमेंट पे नहीं एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट ओपन होता है सारे इंडिविजुअल्स के लिए जो भी लर्न करना चाहते हैं स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट को। कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है किसी भी पर्सन पे कि मतलब आप मैनेजर नहीं बन सकते हो या फिर कुछ। तो एनीवन, कोई भी अगर मैनेजर बनना चाहता है तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखे बिना मतलब बन सकता है, ऐसा नहीं है। और प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब सारे प्रोफेशंस जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ, जो कि रेगुलेट करता है सारी एंट्री, सर्टिफिकेट ग्रांट करता है प्रैक्टिस करने की, या फॉर्मुलेट या इन्फोर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट को। जैसे लॉयर को अगर मेंबर बनना है बार काउंसिल का, तो उसे लॉ प्रैक्टिस करनी होगी इंडिया में। अब जो ये फीचर है प्रोफेशन का, ये एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता है मैनेजर के लिए कि वो किसी भी मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बने। ऑल्दो जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है लाइक AIMA, बट वो मतलब लीगल स्टेटस इंजॉय नहीं करते या फिर मेंबरशिप सच एसोसिएशन की एसेंशियल नहीं होती है एक मैनेजर बनने के लिए। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो सारे प्रोफेशन होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जिससे उनका बिहेवियर वगैरह गाइड होता है। जैसे कि डॉक्टर्स को ओथ लेनी पड़ती है कि वो एथिकल प्रैक्टिस करेंगे अगर वो डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर कर रहे होते हैं। तो जो ये फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है। ऑल्दो सर्टेन मैनेजमेंट एसोसिएशन लाइक AIMA, इसने क्या किया है, ये एसोसिएशन ने फॉर्मुलेट किया है एथिकल कोड फॉर मैनेजर, बट इसको अभी कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं मिला है। फिफ्थ, सर्विस मोटिव। जो बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशन का, वो क्लाइंट को सर्व करना होता है, उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे लॉयर का टास्क होता है इंश्योर करना कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले। जो ये फीचर है प्रोफेशन की, ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती है मैनेजमेंट पे, क्योंकि जो बेसिक एम होता है मैनेजमेंट का वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब वो गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के लिए, और अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो उसके लिए सर्विस हो सकता है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो मेन गोल होता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का। तो हम फाइनली ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं फॉलो करता है प्रोफेशन की, बट मैनेजमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन की तरफ है, क्योंकि प्रोफेशनल इंजॉय करते हैं हायर स्टेटस कोई भी सोसाइटी हो। सो देयर हैज़ बीन a growing trend toward professionalism of management, as manager also want to earn social status and recognition, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग ट्रेंड है प्रोफेशनलिज्म की तरफ, और मैनेजर को भी मतलब हायर सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन चाहिए होता है, इसलिए वो ज़्यादा डायरेक्शन में जा रही है प्रोफेशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मैनेजमेंट एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनको डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नेसेसरी अथॉरिटी भी दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप के बेसिस पे एक चेन बन गया है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप का। इस चेन को हम हियरार्की या लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। द हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड
ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस इंजॉयड बाय हिम। तो अब जो लेवल होगा मैनेजर का वही डिटरमाइन करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ उसे अथॉरिटी या स्टेटस मिलने वाला है। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं इस फिगर में कि मैनेजमेंट की पोजीशन क्या है या उनका लेवल क्या है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स। वहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये आते हैं। तो ये पूरा फिगर हमें बताता है मैनेजमेंट का लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंसिस्ट करते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? एक टीम होती है जिसमें मैनेजर आते हैं डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स के। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। दीज टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर या सर्वाइवल के लिए। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी डाइवर्स एलिमेंट है उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट के, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। सेकेंड फंक्शन इज एनालाइज करना बिजनेस इन्वायरमेंट को और उसके इम्प्लीकेशंस को फर्म के सर्वाइवल के लिए। थर्ड, फॉर्मुलेट करना ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रैटेजीज है उसको और उसके अचीवमेंट के लिए काम करना। फोर्थ, अरेंज करना सारे रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मशीन्स, मटेरियल्स या मनी, ताकि जो भी डिज़ायर्ड गोल्स है उसको अचीव कर सकें। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस के, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे उसके लिए भी। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल क्या होता है? ये एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो होता है ये लेवल, ये सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है, और इसको यूजुअली डिवीजन हेड या ऑपरेशन मैनेजर या फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल लेवल जो होता है कंसिस्ट करते हैं डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे परचेज मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी अटैच्ड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब हो गए। अब मेन फंक्शंस क्या होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग के लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजी जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स परफॉर्म करता है। इसके लिए उनको फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। इंटरप्रेट करना होता है सारी पॉलिसीज़ जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करें या बनाए हैं। इंश्योर करना होता है दैट उनकी जो डिपार्टमेंट है वो उसके पास नेसेसरी पर्सनल हो। असाइन करने होते हैं सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेट करना होता है ताकि मतलब डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को टाइम में अचीव कर पाएँ। फिफ्थ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट से ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन में सारे कामों का। तो ये थे कुछ मेन फंक्शंस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ये लोवेस्ट लेवल होता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट का। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं इस लेवल पे वो लिमिटेड होते हैं और अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो कंसिस्ट करता है वो सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, और बाकी जो मेंबर्स डायरेक्टली कंसर्न करते हैं विद कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन से।
मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के सारे एफर्ट्स को देखना। सेकेंड, टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। इंटरेक्ट करना जो भी एक्चुअल वर्कफोर्स है उनके साथ और सारे इंस्ट्रक्शन को पास करना मिडल मैनेजमेंट के साथ। और इंश्योर करना कि जो भी आउटपुट बन रहे हैं उनका क्वालिटी अच्छा हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो डिपेंड करता है कितना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन या लॉयल्टी है वर्कर्स में। फोर्थ, टू रिप्रेजेंट करना वर्कर्स के ग्रीवियंसेस को। ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है वर्कर्स ग्रीवियंसेस टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट को as they are in direct contact with them. Fifth, to ensure safe and proper working conditions. ये इंश्योर करना कि सेफ और प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा है वर्कर्स को कि नहीं। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जैसे एक डायनामिक प्रोसेस है तो सारे मैनेजर को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब जो ये फंक्शंस है इसको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग में हम डिटरमाइन करते हैं एडवांस में कि क्या हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा। इसमें क्या होता है, हम एडवांस में गोल्स को सेट करते हैं और एक वे को डेवलप करते हैं कि हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। प्लानिंग केवल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करता है बट उसको पहले से प्रिडिक्ट करता है और हमें प्रिपेयर करता है कॉन्टीजेंसीज के लिए और उसके साथ कैसे डील करना है हमें फ्यूचर में अगर वो ऑकर होता है तो। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। अब एक बार कोई स्पेसिफिक प्लान इस्टेब्लिश हो गया तो हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकम्प्लिशमेंट के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को एग्जामिन करना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को या रिसोर्सेज को क्या क्या हमें चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करते हैं, ग्रुप टास्क है और इसमें इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को जो भी हमें चाहिए स्पेसिफिक प्लान को कैरी आउट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप के जो बिज़नेस होते हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके नेचर के हिसाब से। तो इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि कौन कोई पर्टिकुलर टास्क करेगा और कब होना है और व्हेन इट विल बी डन। थर्ड, स्टाफिंग। स्टाफिंग एक मैनेजेरियल फंक्शन है जिसमें हम हायर करते हैं और डेवलप करते हैं रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ को। बहुत सारी जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो भी क्रिएट होती है उसको फिल करने के लिए। स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया या ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल हो गया। फोर्थ, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये जो फंक्शन होता है बेसिकली कंसर्न्ड होता है इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन बिहेवियर को या फिर ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस करना। एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो डायरेक्ट करता है थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ऐसे वे में कि वो अपने एम्प्लॉय का बेस्ट बाहर ला सके। फिफ्थ, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो टास्क है कंट्रोलिंग का वो इन्वॉल्व करता है इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर करना करंट परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ और अगर कोई भी डेविएशन आता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। कंट्रोलिंग का जो मेन एम होता है वो इंश्योर करना कि जो सब कुछ हो रहा है वो प्रीडिटरमाइंड गोल के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना होता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। तो अब जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस का डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ये चीज़ मैनेजर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है। अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस या फिर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता है कि वो ग्लोबल इश्यूज़ को हैंडल कर पाए। तो इसी लैक ऑफ नॉलेज के कारण समटाइम्स क्या होता है, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है इन कन्वर्टिंग डोमेस्टिक मैनेजर इनटू सक्सेसफुल ग्लोबल मैनेजर्स में। तो अब 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ग्लोबली एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव by integrating activities and coordinating resources across national borders। अब 21st सेंचुरी में क्या मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है अगर उन्हें सर्वाइव करना है। इट मस्ट बी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू नेशनल डिफरेंसेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ ग्लोबल मैनेजर। अब ग्लोबल मैनेजर के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो अगर वो एज अ कंट्री मैनेजर है तो उसको डील करना पड़ेगा बहुत सारे क्लाइंट, लीगल बॉडीज़, लोकल कंपनीज ऑफरिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। अगर वो फंक्शनल मैनेजर है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट टेक्निकल स्किल्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस लीडर की तरह उसको अडेप्ट करना पड़ेगा चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट के और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और क्या रिस्क आ रहे हैं बिजनेस में, ताकि हम पहले से प्रिपेयर रह पाएँ। तो 21st सेंचुरी में ग्लोबल मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।